नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, मैंने उसके टाइप के बारे में बताया था और आप सभी लोगों को ये भी मैंने बताया था कि कितने टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से एक टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप स्टडी कर चुके हैं, वो है RLBP, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में आप सभी से यही एक बात बोला था कि आप किसी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसी से रिलेटेड सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो वो सभी की सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो एक अगर CP समझ में आता है तो उससे रिलेटेड सारी CP समझ में आ जाएंगे, ये मैंने आपसे कहा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं एक दूसरे टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाने चल रहा हूं, जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप एक एक करके इसको नोट करते जाइएगा, हमारी हेडिंग बनने वाली है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, इसमें एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना। सिंपल सी बात है, एलिवेशन मतलब क्या होता है? बढ़ना। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप सभी लोग बॉइलिंग पॉइंट को जानते भी होंगे, क्लास 9 से ही आप समझ रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या करता है, बॉइल करता है। सिंपल सी बात होती है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या करता है, बॉइल करता है। आप उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट का एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक और ऐसा डेफिनेशन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जिससे आपको बॉइलिंग पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ये बता रहा हूं, जैसे इसकी डेफिनेशन ये है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो ये बेहतर तरीका है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना मानते हैं? 1 atm मानते हैं। अब आपको मैं इसी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 1 atm के इक्वल हो जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह के टेम्परेचर को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो टेम्परेचर आपके पास होगा इसे हम सभी लोग क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें आप थोड़ा सा इनको आप ध्यान में रखिएगा। मैं अगर इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो कुछ आप इस तरह से देखिएगा। मान लीजिएगा मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने क्या किया है, सपोज कर लीजिए मैंने इसको क्लोज किया है और यहां पे हमने किसी लिक्विड को फिल किया है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने का मतलब क्या है? इसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मुझे पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा होता है।
आप सभी लोग ये भी देखे होंगे टेम्परेचर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रियल में होता है। पर आप जनरली आप ऐसे देख लीजिएगा ये टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आप बताइए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लिक्विड का बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा जरूर आ सकता है कि हमें वो टेम्परेचर मिल जाए जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक के, क्योंकि मुझे पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेशर आपके पास है जिसे हम क्या कहते हैं 1 atm भी कह सकते हैं या इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप एक कंटेनर लीजिए, क्लोज कंटेनर लीजिए, उसमें एक लिक्विड को फिल करिए, फिर आप इसको हीट दीजिए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मुझे पता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रहेगा, आप वेपर प्रेशर केवल क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी अगर इसको हम ग्राफिकल थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास हमने ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, टेम्परेचर, और मैं कह रहा हूं टेम्परेचर जब बढ़ाते जाओ, मैं एक बात छोटी सी फिर से कर ले रहा हूं, उसे भी आप समझिए। वो पॉइंट ये है कि इनिशियल देखो तो टेम्परेचर जो होगा सो होगा, उस टेम्परेचर पे कोई ना कोई वेपर प्रेशर रहेगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं कर रहा हूं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मैंने यहाँ पे एक प्रेशर को एकदम से कांस्टेंट मान रखा है, वो कांस्टेंट आपका कौन सा प्रेशर है, 1 atm वाला प्रेशर। बताओ जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे टेम्परेचर और बढ़ाते जाइए, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हमको जो भी ये टेम्परेचर मिलेगा, इस टेम्परेचर को हम सभी लोग क्या नाम देंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो अभी तक आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, ये मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो वेपर प्रेशर होता है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही इनके बीच में रिलेशन है। अगर आप इनको भी अच्छे समझना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। बॉइलिंग पॉइंट उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप सभी लोगों को हम जो बताने चल रहे हैं वो ये है, एक एक करके हेडिंग टाइप की आप नोट करते जाइएगा। रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है वो वेपर प्रेशर पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बच्चों को तो समझ में आता है, लेकिन हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा देते हैं कि आखिरकार ये ऐसा क्यों। जैसे आप सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपके पास पता होना चाहिए वो ये कांस्टेंट वैल्यू, कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट। और यहां पर हम दो टाइप के वेपर प्रेशर को शो कर रहे हैं। एक वेपर प्रेशर ऐसा मैं शो कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, यहां पर मैं वही ग्राफ बनाता हूं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का। ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं यहाँ पे दो ग्राफ से आपको समझा रहा हूं। एक ये इनिशियल पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ समझा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर मैं रख रहा हूं, यहाँ पे ये आपके पास वेपर प्रेशर है, राइट। ये आपके पास वो कांस्टेंट प्रेशर है जिसे हम सभी लोग क्या नाम दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो ग्राफ से आप कंपेयर करिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा आखिरकार ये चीज है। ये आपके पास लाइन यहां पर है, मान लीजिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है,
200 mm Hg। ये इनिशियल इसका वेपर प्रेशर मैं A मान के चलूंगा, ठीक है। और मेरे पास एक B है जिसका जो वेपर प्रेशर है मान लीजिएगा वो 100 mm Hg लेकर, ये आपके पास B है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, और हमें एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर पता होना चाहिए 760 या 760 mm क्या होता है Hg। ये कितना होता है 760 mm Hg लेवल। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी बुक में मिलेगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे आप ये मान के चलिए वहां पे मेरी डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यहां पे वेपर प्रेशर कितना है देखिए 200, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760, तो 200 को 760 तक पहुंचना है, यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मुझे ये टेम्परेचर देखना है, तो यहां पर जो टेम्परेचर आया इस ग्राफ के लिए ये चीज क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मैं आपसे सोचना चाहता हूं, आपके द्वारा सोचना चाहता हूं कि आप बताइए 200 था 760 होने में जो टेम्परेचर लगेगा, और यहां पर मेरे पास क्या है 100 है, 100 से आप खुद सोचिए 760 होने में जो टेम्परेचर लगेगा वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर आप खुद बताइए किस सिचुएशन में ज्यादा लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना है 100, इसको 760 तक पहुंचना है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना था 200, और इसको 760 पहुंचना है, इनके कंपेयर में यहाँ कम देना। अब आप बॉइलिंग पॉइंट का इनके साथ रिलेशन बताओ, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसका ज्यादा होगा, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, ए से। ये आपके पास रिलेशन किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का, बी का ए के कंपेयर में। मेरी बात समझ में आई आपको। अब आप थोड़ा सोचो किसका हमने वेपर प्रेशर ज्यादा लिया था, ए का हमने वेपर प्रेशर ज्यादा लिया था, यानी अगर हम वेपर प्रेशर की कंडीशंस देखें तो ए का ज्यादा है किससे, बी से। अब आप खुद इस एक्सप्लेनेशन से रिलेशन समझ लीजिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर से। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। टॉपिक मेरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, वो इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे आपको एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैं कई तरीके से समझा सकता हूं। मैं आपको इसको ग्राफिकल समझा सकता हूं, मैथमेटिकल समझा सकता हूं, वैसे थ्योरेटिकल भी समझा सकता हूं, थर्मोडायनेमिक्स वे में भी समझा सकता हूं। मैं सारे ऑप्शंस को अपनाता हूं और अच्छे से समझा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मेरे पास क्या है, सबसे पहले जनरल आइडिया है। अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट तो उसका एक अपना क्या रहेगा, वेपर प्रेशर, राइट। उसका एक अपना क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा, और इस वेपर प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, P0। मेरी बात समझ में आई आपको। अगर इसका अपना एक वेपर प्रेशर रहेगा तो 100% है इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो तो T0 क्या कह सकते हैं, B कह सकते हैं। T0 B क्या है, T0 B है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी अगर हम T0 B के बारे में देखेंगे तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और P0 A कितना है, देखिए P0 A आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपके पास पहला। दूसरा टर्म आप देखिए, अगर हम इसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब NVS, तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका वेपर प्रेशर किससे शो करते हैं, नॉन वोलेटाइल के केस में आप देखे होंगे PA से शो किया जाता है। यहां पर जो वेपर प्रेशर आया उसे हम क्या बोलते हैं, PA। और PA आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्यूशन
ये चीज आपकी पढ़ी पढ़ाई है RLBP में मैंने बताया। हाँ, यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम क्या रखना है, TB, यानी TB क्या है, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं जो चीज पूछ रहा हूं उसे सोचिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ P0A और PA में कौन ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये चीज ज्यादा है। यानी आप बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये क्या है, ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के कंपेयर में। और अभी मेरा रिलेशन ये बताता है बॉइलिंग पॉइंट जस्ट इसका उल्टा हो। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर देखिए प्योर सॉल्वेंट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई? आप सभी लोग इस केस में कहते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का कम हो, तो इस केस में क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे। यानी आप इस बात को समझिए, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है, और मुझे रिलेशन पता है वेपर प्रेशर अगर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आपको ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में समझाया। अगर आपको ये लगता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो वो सारी चीजें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को हम, जैसे मैंने कहा अभी आपको मैंने थ्योरेटिकल यहाँ समझाया है, अब आपको मैं ग्राफ से भी इस बात को समझा देता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। मैं ग्राफ से समझा रहा हूं किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ग्राफ जब आप बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोगों को एक फेज डायग्राम है। अगर आप सभी लोगों को थोड़ा सा पता हो तो हम सभी लोग थोड़ा सा जानते होंगे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मतलब होता है कि एक ऐसा डायग्राम जिसपे हम किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को शो करते हैं, जिसमें वो फिजिकल स्टेट एकदम से क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। वो अभी यहाँ का नहीं, उसमें आगे होगा। जैसे देखिए, अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो ग्राफ आपने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाया था बिल्कुल वैसा ही बनाना। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किसको रखा है, टेम्परेचर को, वो कुछ भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, किसी में भी हो सकता है। वाई एक्सिस पे मैंने किसको रखा है, वेपर प्रेशर, ठीक है। और हम एक ग्राफ सबसे पहले बना देते हैं, किसके लिए ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ हम बना देते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये जो आपके पास वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये किसके लिए मैं बना दे रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, हमें पता है एक वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक। तो यहां पर हम एक ऐसा भी, ये आपके पास कौन सा रहेगा, 1 atm, जो एक टाइप का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ इस ग्राफ में समझाया था। अब आप खुद बताइए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो टेम्परेचर बनेगा, ये टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, ये टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं T0B से। इतना आपको समझ में है? अब आप बताइए, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जब वेपर प्रेशर कम होता है तो सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनाओगे, इस ग्राफ से नीचे बनाओगे, ऊपर बनाओगे। कम होने का मतलब नीचे बनाना। तो आप क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन के लिए कोई ग्राफ बनाएंगे तो जस्ट इसके क्या बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। इसलिए क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बात थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नीचे बना रहे हैं। तो यहां पर ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन के लिए है ग्राफ। इस सिचुएशन में आप खुद बताइए, जब आप टेम्परेचर बढ़ता चला गया, वेपर प्रेशर,
ये वो टाइम आया, ये वो टेम्परेचर आया जिसपे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक। तो इनके रेस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ये आ रहा है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीबी से। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए किसका टेम्परेचर ज्यादा है, टीबी का। किससे ज्यादा है, टी नॉट बी से। आप ग्राफ से भी समझ लीजिए टीबी इज ग्रेटर देन, आपको क्या मिल रहा है, टी नॉट बी। अब कितना ज्यादा है, तब आप देख सकते हैं ये इतना ही ज्यादा है जिसे हम डेल्टा टीबी कहते हैं, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी अगर हमसे डेल्टा टीबी की बात करें तो वो आप क्या लिख सकते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी लिख सकते हैं, और ये आपके पास होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या किया है, आपको ग्राफिकल समझाया है। हाँ, इस ग्राफ में एक बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। याद रखिएगा, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको किससे समझाया, ग्राफ से। अब मैं आपको कुछ, जैसे आपने आरएलबीपी में 3 फार्मूले पाए थे, बिल्कुल वैसे यहां पर भी कुछ फार्मूले रहेंगे जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देखिए। मिटा दो इसको। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। देखिए, मुझे पता है दुनिया में किसी भी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह से ये जो आपके पास डेल्टा टीबी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका मैंने पहला फॉर्मूला पाया कि टीबी माइनस क्या होता है, टी नॉट बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, ये आपका पहला फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या होता है, ये देगा, ये दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा, या फिर ये दोनों दे देंगे, आपसे ये पूछ लेगा कि छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अब आपको आगे पढ़ना है तो आप ये बोल सकते हैं, वी नो दैट एवरी सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है, देखिए मोलरिटी के होता है, छोटा या। इस तरह से डेल्टा टीबी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के। डेल्टा टीबी इज इक्वल जब करेंगे तो दुनिया कहती है, फिजिक्स कहती है, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं, जिसे हम केबी कहेंगे, मल्टीप्लाई क्या होगा, एम। ये जो आपके पास केबी है, इसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहां पर एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट। यहां इसको लिख सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये इसके लिए समझिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है, ये केवल सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उससे एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उस पर किसी प्रकार का डिपेंड नहीं करता। इसीलिए इसका नाम पड़ता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या नाम पड़ता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। और आपको मैं ये भी बोल दे रहा हूं, केबी की जो वैल्यू होगी किसी एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होगी, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या होती है, 0.52। वाटर के लिए केबी की वैल्यू कितनी होती है, 0.52 होती है। दैट इज ए स्पेशल केस फॉर वाटर। और आपको मैं बता रहा हूं लगभग 99% आप सभी लोग वाटर का ही केस का न्यूमेरिकल देखेंगे।
इसलिए आप इसे मत भूलिएगा 0.52। हाँ, इसकी अपनी एक यूनिट भी होती है। हाँ चलो यहाँ यूनिट भी निकाल लेते हैं। केबी इज इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा टीबी बाई क्या हो जाएगा एम। मुझे डेल्टा टीबी पता है, डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर केजी होता है। मोल पर क्या होता है, केजी होता है। सॉल्व कर ले तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल आ जाएगा, या आप सभी लोग केल्विन केजी पर मोल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि हम टेम्परेचर में जो चेंजिंग है वो डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे केल्विन में लिखेंगे। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं, आप सभी लोग केल्विन में लिखिएगा। फिलहाल अगर आपको वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप चेंजिंग में ध्यान दीजिएगा, कोई बदलाव मत करिए कि आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन कर दीजिए। इसलिए क्योंकि आप याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग हमेशा केल्विन के चेंजिंग के बराबर होता है। मैंने जो ये लाइन बोला उसे आप समझिए, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के इक्वल नहीं होता है, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग 1 केल्विन के चेंजिंग के इक्वल होता है। चेंजिंग इक्वल हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नहीं तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिएगा कहीं पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और एक जगह है 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसमें चेंजिंग कितना आया है, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसी का केल्विन में देखिए तो 298 केल्विन आएगा, और इसको जब आप केल्विन में देखेंगे ये लगभग आपके पास आ जाएगा, 10 और ऐड कर दीजिए 308 इतने केल्विन। और इनमें आप डिफरेंट देखिए तो फिर से कितने केल्विन का है, 10 केल्विन। तो मैं जो बोल रहा हूं कि डिग्री सेल्सियस में चेंजिंग जो होगी वो इक्वल होगी केल्विन में चेंजिंग के, इसलिए यहाँ यूनिट का ज्यादा मैटर नहीं है। ठीक है, ये आपको समझना है। हम सभी लोग क्या पढ़े अभी, थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, अभी आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में और एक बात बताएंगे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की पहले हम डेफिनेशन देखें, फिर उसकी लिमिटेशन देखें, फिर हम आगे की ओर चलें। ठीक है, इतना आया समझ में। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपके लगते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूं। अब आप सभी लोग जैसे हमारे पास केबी है, इसी के बारे में ध्यान दीजिएगा। केबी के बारे में हम क्या क्या चीज बता सकते हैं, मोलर एलिवेशन जो कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक और बहुत ही आसान नाम है, आसान तो कभी नहीं हो सकता ये, पढ़ के दिखाइए, पहली बार गलतियां जरूर होंगी। क्या है, EBULLIO स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से। और आप ध्यान दीजिएगा, आप इस वर्ड को मत यूज करिएगा क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, आप इसे यूज करिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आपको बुक में ये दिखाई दे तो आप ये कहीं इसको बताया नहीं है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसे इवोल्यूओ स्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देखें कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मुझे पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था दैट इज इक्वल, इस तरह से आया। जरा सोचो कि अगर मैं मोलैरिटी को, जो मोलैरिटी आपके पास है ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं इसको 1 कर देता हूं, कितना कर देता हूं, 1 कर देता हूं, 1 मोल पर केजी कर देता हूं, राइट। अगर ऐसा कर दूंगा तो डेल्टा टीबी मैथमेटिकल ये कहता है कि इक्वल किसके हो जाएगा, केबी के। तो हम डिफाइन कर सकते हैं केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू elevation of boiling point for 1 molar solution। मेरी बात समझ में कि 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। कोई दिक्कत?
अब आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, मैं उसको नहीं फिर से एक पॉइंट बता दे रहा हूं। ये जो केबी हमारे पास है इनकी कुछ अपनी लिमिटेशन, तो थोड़ा सा इनकी लिमिटेशन के भी बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में आ सकता है। केबी की लिमिटेशन ये है, जो भी सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन जो भी है शुड ओबे राउट्स लॉ। मतलब जो राउट्स लॉ आपने पढ़ा है उसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात ये, सॉल्यूट आपका क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, याद रखिएगा। और तीसरा ये, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ये तीन आप लिमिटेशन याद रखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, केबी के लिए। मैंने अभी आपको इतना बताया, ठीक है। अब आते हैं कुछ अगले टॉपिक पे। अब जैसे आप सबसे केबी का मान लीजिए वैल्यू निकालने को पूछा जाए, तो आप केबी का एक वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, लेकिन केबी के लिए अपना स्पेशल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं लिख भर केवल देता हूं, उसे आप ध्यान में रखेंगे। केबी के फॉर्मूले को मैं लिख भर देता हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग आप देखेंगे मिलेगा। जैसे आप देखिए, सबसे पहले आपने क्या फॉर्मूला पाया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टी नॉट बी। फिर आपने क्या पाया, डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी स्मॉल है। मेरी बात समझ में? अब जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वो केबी के लिए है। केबी इज इक्वल आपको मिलेगा यहां पे आर टी नॉट बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एम डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ क्या वेपराइजेशन है, मल्टीप्लाई कितना करना होगा 1000 से। यहां पर ध्यान दीजिएगा एम क्या है, एम है मोलर मास, किसका है, सॉल्वेंट का। किसका मोलर मास है, सॉल्वेंट का। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसका है, सॉल्वेंट का। इसका एक प्यारा सा नाम दिया जाता है मोलर एंथैल्पी, ठीक है। थोड़ा सा अब टी नॉट बी के बारे में जानते होंगे। टी नॉट बी आपके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका है, प्योर सॉल्वेंट। एक चीज और बची है आर, आर आपको पता है यूजीसी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आर की वैल्यू अगर आपसे रखना हो तो आप क्या करते हैं, अक्सर एक वैल्यू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 0.0821 वही रख देंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा आर की वैल्यू 0.0821 मत लिखिए। वो इसलिए मत लिखिएगा कि अगर यहाँ पे आप 0.082 मान लीजिए लिख भी देंगे तो उसकी यूनिट में थोड़ा सा देखो क्या है, यूनिट उसका कहेंगे एटीएम लीटर पर मोल केल्विन है। अगर आप देखें तो यहां पर चलिए ठीक है, यहां पे इस फॉर्मूले में मैथ या फिजिक्स ये कहता है दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर टेम्परेचर है तो केल्विन आ जाएगा, मोल्स होगा मोल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन इस साइड आप देखिए क्या यूनिट में लीटर आएगा, नहीं आएगा। इसलिए आप बोलेंगे कि आर की वो यूनिट, आप आर की वो वैल्यू यूज में नहीं लाएंगे। उसे और अच्छे से किसी दिन मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा देखिए। इतना आया समझ में आपको? अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये केबी का ये फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड केबी का मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे हो सकता है कभी कभी कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए। आर टी नॉट बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इज डिवाइडेड बाय एल वेपराइजेशन, एल मतलब लेटेंट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000। ये आपके पास एक फॉर्मूला है। यहां पर एल वेपराइजेशन क्या है बताइए, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
अब अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है आपके पास, तो इस तरह से आप देखिए, एक फॉर्मूला, 2, 3, ये 4। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहला दूसरा फॉर्मूला आपका लगभग 99% न्यूमेरिकल्स में यूज है। ये फॉर्मूला उतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं है। इतनी बात आपको समझना है। मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया, ग्राफिकल समझाया, ये मैथमेटिकल समझाया। अगर आपको लग रहा है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स वे में समझाऊं, तो थर्मोडायनेमिक्स वे में भी समझा देता हूं, आप अच्छे से समझिए। क्या चीज? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू किसके? थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा प्यारा सब्जेक्ट होता है, चैप्टर होता है क्या? थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अगर हम सभी लोग देखें, थर्मोडायनेमिक्स में एक पॉइंट होता है एंट्रोपी। हमारे पास यहां पे कितनी चीजें थी? यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन था, यहां पर हमारे पास सॉल्यूट था, और यहां पर सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट था, और एक हम वेपर की बात कर रहे हैं। यहां तीन ही चीजें थी। एक तो प्योर सॉल्वेंट था, वेपर की बात आपने किया, और एक सॉल्यूशन की बात। अगर इन तीनों की एंट्रोपी के लिए हम सभी लोग, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे मैं एंट्रोपी रख रहा हूँ और 3 लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, ये लाइन इंक्रीजिंग बता रहा है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा बताइए? वेपर का। तो सबसे हाईएस्ट पे कौन रहेगा? वेपर। फिर किसकी एंट्रोपी रहेगी बताइए? सॉल्यूशन का। और फिर किसकी एंट्रोपी रहेगी? सॉल्वेंट का। किसकी एंट्रोपी रहेगी? सॉल्वेंट का। इस तरह से कोई ऑर्डर आएगा। यहां पे जो एंट्रोपी में चेंजिंग हो रही है, वो एंट्रोपी चेंजिंग किसका कहलाएगा? सॉल्यूशन का। और यहां पर जो एंट्रोपी चेंजिंग हो रही है, वो एंट्रोपी चेंजिंग किसका कहलाएगा? डेल्टा एस, सॉल्वेंट का। राइट। अब आप देखिए कौन सी चेंजिंग ज्यादा है। आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट की क्या है? ज्यादा है। किसके कंपेयर में? सॉल्यूशन के कंपेयर में। हमें इतनी बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? हमें पता है कि जो रिलेशन होता है डेल्टा एस का, वो इक्वल होता है डेल्टा एच बाई टी। अभी बॉइलिंग पॉइंट का मैटर है, तो मैं इस टी को क्या टेम्परेचर दे रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच किसी के लिए भी, वो डेल्टा एच केवल सॉल्वेंट का है, इसलिए वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। याद रखिए ये कांस्टेंट क्या बदलने वाला है? एंट्रोपी चेंज। अब इस फॉर्मूले से आप देखो, यहां पे तो आप बोल रहे हैं डेल्टा एच क्या है? कांस्टेंट है। अब डेल्टा एस मैं यहां पे सॉल्वेंट के लिए एक फॉर्मूला बना लेता हूं। डेल्टा एच बाई क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट है तो टी नॉट क्या कर दीजिए? बी कर दीजिए। और डेल्टा एस सॉल्यूशन के लिए देख लीजिए, डेल्टा एच बाई क्या हो जाएगा? टी बी हो जाएगा। राइट। अब आप खुद बताइए, ये चीज तो कांस्टेंट है, और हमें अभी पता चला जो डेल्टा एस सॉल्वेंट का है, ये वाला हिस्सा, और ये कहीं ना कहीं क्या सबसे ज्यादा कौन सा है? सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? कम हुआ सॉल्यूशन से। अब आप तो सोचो कि अगर सॉल्वेंट का एंट्रोपी चेंजिंग ज्यादा हो रहा है सॉल्यूशन से, तो बॉइलिंग पॉइंट जस्ट इसके क्या हो रहा है? अपोजिट ही हो रहा है। अपोजिट होने का मतलब है टी नॉट बी इज लेस देन टी बी। मैं बार बार शुरू से लेके यही तो बता रहा हूं, टी नॉट बी इज लेस देन टी बी। यहां आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स से भी आप समझा देते हैं कि टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हमने क्या किया? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल देखिएगा, 1-2 न्यूमेरिकल करिएगा। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल देकर न्यूमेरिकल समझा रहा हूं इन फॉर्मूलों को, फिर उसके बाद आपका ये पूरा जो पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज
373 केल्विन। आपको जो जो दिया गया है, मेरे न्यूमेरिकल लगाने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, गिवन डाटा नोट करते हैं। गिवन डाटा में ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ वाटर एक जैसा कैसा है, सॉल्वेंट के, तो हम इससे क्या बोलेंगे, टी नॉट बी कितना है 373 केल्विन। ठीक है, फिर कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम, यानी ग्लूकोज की बात कर रहा है। ये आपके पास मैं स्मॉल w या किसी के साथ में सॉल्यूट लिख देता हूं, जो एक टाइप का क्या है, ग्लूकोज है। और आप ध्यान दीजिए कितना ग्राम दिया गया है, 18 ग्राम दिया गया है। तो जब ग्राम दिया जाए तो आप तुरंत वहां पे मोल कैलकुलेट करिए। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 180, तो 1/10 मोल आ जाएगा। ये तुरंत आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा, एक चीज और दिया गया है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी जो ग्राम दिया गया वाटर की बात करें तो वाटर आपके पास जो सॉल्वेंट का वेट है वो आपको कितना ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, पानी के रेस्पेक्ट में। और एक वैल्यू और दी गई है, Kb इज इक्वल आपके पास दिया गया है 0.52 केल्विन kg पर मोल, राइट। अब आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम सभी लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किससे शो किया जाता है, टीबी, मतलब हमको टीबी कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल क्या है, टीबी माइनस टी नॉट बी था। ये मुझे दिया गया, ये अगर दिया गया होता तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता, लेकिन ये चीज तो दिया गया नहीं। तो इसके लिए अगर आप याद रखें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल होता है केबी मल्टीप्लाई क्या होता है, एम। और यहां पर आपके पास टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट बी, राइट। अब आप बताइए, केबी हमको दिया गया है, एम नहीं दिया गया है, तो हम साइड में क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले एम को निकाल लेते हैं। एम की डेफिनेशन क्या होती है, मोल पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। तो मोल आपके पास कितना आया, 1/10। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 100 ग्राम, ग्राम में है तो आपको पता होना चाहिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। यहाँ पर आप देखिए पूरा 1000 से 1000 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ 1 रख दोगे आप, और 0.52 जो भी है कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा क्या है, kb इज इक्वल आपके पास होता है 0.52 दिया गया है, मल्टीप्लाई 1, और ये आपके पास टीबी, और माइनस टी नॉट भी कितना है, देखिए 373। आप एक काम करिए, इसको इस साइड लेके आएंगे। जब आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, टीबी इज इक्वल मिल जाएगा 373 प्लस 0.5। इनको जब ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 373.5। ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपका किसमें आएगा, केल्विन में। तो केल्विन रखिए, यही आपका आंसर है। आप सभी लोगों को समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, बड़ा आसान, अच्छी तरीके से हो जाए। इसे नोट करिए। फिर मेरा जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसे आप ध्यान रखेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आपका ये कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है ऑफ 0.135 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो आपके पास गिवन डाटा में W ये सॉल्यूट की दे रहा है, कितना है 1.35 ग्राम, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है सॉल्यूट इन 72.3 मिलीलीटर ऑफ वाटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाटर आपका सॉल्वेंट जैसा काम कर रहा है, उसका वॉल्यूम दिया गया है कितना, 72.3 मिलीलीटर।
अगर आपको ये वेट में दिया गया है तो हम सॉल्वेंट को भी वेट में निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ हमको क्या दिया गया है वॉल्यूम में, तो अगर हम वेट किसका निकालना चाहें सॉल्वेंट का, ये बराबर होता है वॉल्यूम किसका सॉल्वेंट का, और मल्टीप्लाई क्या होती है डेंसिटी। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी बराबर क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम ही होता है, वहीं से निकला होगा। ये आपके पास कितना दिया गया है देखिए 72.3 दिया गया है, ये मिलीलीटर में है, और अगर मिलीलीटर में रहेगा और वो भी किसका केस है वाटर का केस है, तो मिलीलीटर का अगर वॉल्यूम लिया जाए तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मैं फिर से लिख दे रहा हूं 1 ग्राम पर मिलीलीटर जो है ये डेंसिटी होती है, किसकी डेंसिटी होती है वाटर की। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा। तो अब बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 72.3 ग्राम। देखिए एक एक करके आप लाइन पढ़िए, उनसे जो चीजें मिले उनको आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। फिर कह रहा है 72.3 मिलीलीटर ऑफ वाटर बॉइल्स एट 0.162 डिग्री सेल्सियस हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर से एक छोटा सा, अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट जैसा है, तो हम T0B लिख रहे हैं। ये होता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 100 प्लस 273, जिसे हम कहेंगे 373 केल्विन। यहां तक समझना है आपको। फिर कह रहा है 0.162 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्यूशन में क्या है 0.162 ज्यादा है। यानी अगर हम सबसे सॉल्यूशन का भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते थे 100 प्लस 0.16 कितना 2, मतलब उसके कहने का है कि 100.162 इतना डिग्री सेल्सियस आपका ज्यादा है। तो आपको मैंने जैसे बताया डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग या केल्विन का चेंजिंग वो क्या होता है बराबर होता है, मतलब अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, अगर आप केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मान लीजिए, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा 373.162 केल्विन आ जाएगा। और हम इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं, वही आएगा 162, मतलब जो आपको उसने दिया है वो वास्तव में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया डेल्टा टीवी दिया, राइट। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, एक बड़ा कमाल का है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम। और एक बात और दिया गया R इज इक्वल टू कैलोरी पर डिग्री मोल, इतना दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके किस में आएंगी गिवन डाटा में आएंगी, तो आप इनको गिवन डाटा में ऐसे नोट करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इनका सॉल्यूशन रहेगा, एक करके आप सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले आप ये बताइए क्या हमको यहाँ पे केवी की वैल्यू दी गई है, नहीं। ये आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो दिया गया है इसके हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे केवी की। केवी के लिए अगर आपको याद हो फॉर्मूला मैंने बताया R T0B का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट का वेपराइजेशन और मल्टीप्लाई कितना था 1000, राइट। सारी वैल्यू रख दीजिए, केवी का R की जगह 2, इनके जगह 373 स्क्वायर, ये कितना है 540 डिवाइडेड बाय 1000। इनको जब आप सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 0.515, ठीक है। इतना आपके पास यूनिट आएगा, इसकी कोई ना कोई अपनी यूनिट होगी। केवी कैसे निकला ये आपको समझ में आ गया। अब आपका छोटा सा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम कैसे मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। तो इसको निकालने के लिए मुझे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा आप देखिए। अब जैसे मुझे पता है कि डेल्टा टीवी
इज इक्वल क्या होता है, केवी मल्टीप्लाई क्या होता है, एम। डेल्टा टीवी आपके पास क्या है, 0.162 है। केवी आपके पास कितना है, 0.515 है। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एम। तो एम यहां से निकाल लीजिए, 0.162 इज डिवाइडेड बाई 0.515। ये पूरा फ्रैक्शन आपके पास 162 इज डिवाइडेड बाई 515 आया। अब आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद होगा, मोल पर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल की जगह आप देखिए, मोल सॉल्वेंट का, वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट का, इज इक्वल कितना आया, 162 और 51 क्या आया, 5 आया। ये चीज आपको पता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 162 515, आपको याद हो ये चीज था 72.3 ग्राम। ये आया आपके पास। मोल का फॉर्मूला है गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल 162 515 मल्टीप्लाई 72.3, राइट। अब आपसे जो कह रहा हूं एकदम आंसर के करीब आ गए हो। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 0.135 ग्राम, 1.35 ग्राम है, इसके जगह 1.35 ग्राम। यहां पे आप देखेंगे सॉल्यूट 162 515 और 72.3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एम सॉल्यूट क्या होगा, निकल आएगा, जो लगभग आपका 59 समथिंग क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 60 के इक्वल लगभग, ठीक है। 60 मतलब यूरिया जैसा होगा, आप ये मान सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों के दोनों क्या होंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी एक बात ध्यान में रखेंगे कि हमने आज आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के से रिलेटेड जितनी बातें हैं सारी बताई हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपको हम अगले वीडियो में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।